नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम वीडियो आप तक बिना किसी अड़चन के पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी का आज यानी 12 सितंबर को शपथ ग्रहण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को शुक्रवार को पद की शपथ ग्रहण दिलाएंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल राधाकृष्णन सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में उपराष्ट्रपति पद के लिए शपथ लेंगे। राधाकृष्णन 67 ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में संयुक्त विपक्ष को उम्मीदवार की सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों से हराया था। दोस्तों, सीपी राधाकृष्णन भी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों से हराकर उपराष्ट्रपति बने थे, जिसके लिए आज 12 सितंबर को उनका शपथ ग्रहण होगा। इसी के साथ दोस्तों, सियाम के वार्षिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया संदेश। मेक इन इंडिया का पहला मार्गदर्शक है, वाहन उद्योग मिलकर करेंगे काम। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाहन उद्योग को मेक इन इंडिया पहल का मार्गदर्शन बताया। उन्होंने कहा कि देश विकसित भारत के दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है और इसके लिए सरकार और वाहन उद्योग के संपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग मूल्य श्रृंखला में सच्ची आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सियाम के वार्षिक सम्मेलन में लिखित संबोधन में मोदी ने कहा कि भारत तेजी से ग्रीन और स्मार्ट ट्रांसफॉर्मेशन में वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में निवेश और सहयोग के लिए सीमित संभावनाएं मौजूद है। ऑटो सेक्टर न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत दी है, बल्कि आम लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया का भरोसा भारतीय मैन्युफैक्चरिंग पर बढ़ाया है और भारत को ऑटोमोटिव हब के रूप में स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसी के साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है भविष्य के परिवहन इकोसिस्टम की ओर बढ़ रहा है देश। दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा भारत भविष्य के लिए तैयार परिवहन परिस्थितियां तंत्र के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऑटो सेक्टर सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है और ग्रीन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और अन्य टिकाऊ विकल्पों पर फोकस कर रहा है। यह बदलाव भरोसा के क्लीन मोबिलिटी लक्ष्यों को मजबूत करता है और डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन और डिप्लॉयमेंट तक नए अवसर पैदा करता है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में स्टार्टअप की बढ़ती भूमिका को भी सहारा दिया। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र देश के लिए नए मौके खोल रहा है। इसी के साथ दोस्तों, जीएसटी कटौती से वाहन क्षेत्र को मिलेगा नई रफ्तार। दरअसल दोस्तों, सियाम के अध्यक्ष शैलेंद्र चंद्र ने कहा कि जीएसटी देश दरों में हालिया कटौती से भारतीय वाहन क्षेत्र में विकास को नई गति मिलेगी। वाहन अधिक किफ़ायती बनेंगे और व्यक्तिगत परिवहन का व्यापक पहुंच संभव होगी। उन्होंने कहा कि वाहनों को अधिक किफ़ायती बनाने से विशेष रूप से प्रवेश स्तर के खंड में पहली बार वाहन खरीदने वाला और मध्यम आय वाले परिवारों को काफ़ी लाभ होगा, जिससे कि व्यक्तिगत परिवहन का व्यापक पहुंच संभव होगी। इसी के साथ दोस्तों, पुरानी गाड़ी को कबाड़ में बदलने वाले को विशेष छूट मिलेगा। गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा वाहन उद्योग जगत से कहा कि वे उन ग्राहकों को अतिरिक्त छूट देने पर विचार करें जो नई गाड़ी खरीदते समय अपने पुराने वाहन को कबाड़ में बदलने का प्रमाण पत्र जमा करते हैं। गडकरी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री से यह भी अनुरोध किया है कि जो लोग अपने पुराने वाहन को कबाड़ में बदलकर नई गाड़ी खरीदते हैं, उन्हें माल एवं सेवा कर जीएसटी में राहत दी जाएगी। दरअसल दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि भारत में मेक इन इंडिया का वाहन स्टार्ट होने वाले हैं, जिससे लेकर मध्यम परिवार के लोग और कई सारे ऐसे परिवार हैं जिनका रोजगार शुरू हो सकता है और उनके लिए जीएसटी को लेकर भी कुछ सुझाव आया है। जीएसटी उनके लिए बहुत ही कम कर दिया गया है। साथ ही वह अपने पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में भेज सकते हैं और वह अपने नई गाड़ी ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप लोग का पता ही होगा कि अभी नेपाल के युवा खूब नेपाल के राजनेताओं के विरुद्ध
प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी को लेकर केपी ओली बोलते हैं, मैं देश छोड़कर भागा नहीं, मेरी जिद ने मुझे मुश्किल में डाला। ओली ने अपना पहला बयान बताया, मैं सेना के बैकर में हूँ। दरअसल दोस्तों, नेपाल में युवा प्रदर्शनकारियों ने उग्र विरोध के बाद वहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफे के तुरंत बाद ओली ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है कि और इसमें उन्होंने सत्ता खोने के पीछे भारत को जिम्मेदार ठहराया। बुधवार को जारी बयान में ओली ने खुलासा किया कि वह वर्तमान में नेपाल सेना की शिवपुरी बैकर में है और उन्होंने देश छोड़कर भागने की अफवाहों को खंडन किया। ओली ने कहा कि उन्होंने सत्ता इसलिए गंवाई क्योंकि उन्होंने अयोध्या में भगवान राम को जन्म को लेकर भारत के दृष्टिकोण का विरोध किया। उनका कहना है कि यदि उन्होंने लिपुलेख, कालापानी और लिपियाधुरा के मुद्दे पर समझौता किया होता तो वे सत्ता में बने रहते। ओली ने अपने स्वभाव को जिद बताया और कहा कि यह जिद उन्हें मुश्किल फैसलों के लिए मजबूर करती है। देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रोटेस्ट को लेकर वहां के पीएम केपी शर्मा ओली ने भारत को दोषी ठहराया है। इसी के साथ दोस्तों, रामचंद्र बोलते हैं कि संकट के समाधान का प्रयास जारी है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने गुरुवार को सभी पक्षों से शांति बनाए रखने में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि वह संवैधानिक ढांचे के भीतर मौजूदा राजनीतिक हालात का समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं। नेपाल में विद्रोह के बाद यह पहली बार जब राष्ट्रपति ने देश का मौजूदा उथल-पुथल के बारे में बात की है तो पौडेल सैन्य सुरक्षा में हैं। उन्होंने सभी से इस गंभीर हालात में धैर्य रखने का, कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने का आग्रह किया। लोगों को उम्मीद थी कि राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से सामने आएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल कहते हैं कि इस संकट के घड़ी में हम लोगों को शांति से काम लेना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, नेपाल में एक नेता हेलीकॉप्टर के सहारे रस्सी में लटक कर हेलमेट पहने हुए वह हेलीकॉप्टर के सहारे फरार हुआ अपने घर से। रस्सी पकड़ के हेलीकॉप्टर से लटके हेलमेट पहनकर भागे नेता। नेपाल में जो आंदोलन सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ था उसमें बेकाबू गुस्से का रूप ले लिया है। इसी गुस्से ने नेताओं के घरों को निशाना बनाया। मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों के घरों पर धावा बोल गया। कई मकानों में आग लगा दी गई। इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा रहा है कि सरकारी अधिकारी सेना के हेलीकॉप्टरों की रस्सियों को पकड़कर भीड़ से जान बचाते हुए उड़ान भरते नजर आए। सबसे सनसनीखेज वीडियो पूर्व मंत्री पौडेल का सामने आया। हेलमेट पहनकर भीड़ से बचने की कोशिश करते हुए पौडेल को प्रदर्शनकारियों ने पहचान लिया। फिर क्या था, भीड़ उन पर टूट पड़ी और बेरहमी से पीटा। एक अन्य वीडियो में पौडेल लहूलुहान हालत में दिखाई दिए। हिंसा और आगजनी की खबरें फैलते नेपाल सेना को देखा न पड़ा। देख सकते दोस्तों, नेपाल में अभी युवा प्रोटेस्ट को लेकर, भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया को लेकर बहुत ही बुरा हालात हैं। वहां पर राष्ट्रपति से लेकर अन्य मंत्री भी काफ़ी बुरी तरीके से परेशान हैं और इस संकट के घड़ी में शांति बनाए रखने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, काशी में हुई दोनों देशों के पीएम की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई वार्ता। पीएम मोदी बोले, भारत मॉरिशस सिर्फ पार्टनर नहीं बल्कि दोनों एक परिवार हैं। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच वाराणसी में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान दोनों ने कई मुद्दे पर चर्चा की। मॉरिशस के पीएम ने काशी में भव्य स्वागत के लिए पीएम को धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने कहा कि यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे अपने संसदीय क्षेत्र में आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। प्राचीन काल से काशी भारत की सभ्यता और संस्कृति आत्मा का प्रतीक रही है। हमारी संस्कृति और संस्कार सदियों पहले भारत से मॉरिशस पहुँचे और वहाँ की जीवन पद्धति में रच बसे गए हैं। गर्व से कहता हूँ कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर नहीं बल्कि एक परिवार है। आज काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे राम गुलाम।
पीएम राम गुलाम गुरुवार शाम गंगा आरती में शामिल हुए और शुक्रवार सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। वाराणसी का यह दौरा मॉरिशस के प्रधानमंत्री 9 से 16 सितंबर तक की भारत यात्रा का हिस्सा है। तो देख सकते दोस्तों, मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र शुक्ल राम गुलाम भारत यात्रा करने में जुटे हुए हैं और लगभग यह 9 सितंबर से 16 सितंबर तक चलेगा यह यात्रा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र शुक्ल राम गुलाम के बीच इन मुद्दे पर हुई चर्चा। स्वास्थ्य और शिक्षा पर हुई चर्चा दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसी के साथ ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल बुनियादी ढांचा और अंतिम समुद्री अर्थव्यवस्था को लेकर इन मुद्दों को लेकर हुई चर्चा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, चागोस समझौता संपन्न होने पर बधाई दी प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी ने राम गुलाम को चागोस समझौता संपन्न होने पर बधाई दी। समझौता में पोर्ट लुइस के बंदरगाह के विकास के साथ ही चागोस समुद्री संरक्षित क्षेत्र की निगरानी के लिए विकास और सहायता के प्रस्तावित है। इसी के साथ दोस्तों, डिएगो मार्सिया पर भारत ने मांगी मदद। काशी में हुई मुलाकात के दौरान राम गुलाम ने डिएगो मार्सियो और चागोस मुद्दे पर भारत से सहयोग मांगा, जिससे हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक भूमिका और मजबूत होती दिख रही है। राम गुलाम ने कहा कि उन्हें तकनीकी और निगरानी सहयोग चाहिए, प्रतीकात्मक रूप से ब्रिटेन से नहीं बल्कि भारत से जहाज लेना चाहेंगे। दरअसल चागोस द्वीप समूह जिस पर अभी भी ब्रिटेन और अमेरिका का कब्जा है, भारत की सुरक्षा के लिहाज से अहम है। यदि इस क्षेत्र में भारत का दखल और गहरा होता है तो न केवल हिंद महासागर बल्कि व्यापक रणनीतिक भूगोल में भी भारत का बढ़त स्पष्ट होगी और यही बात अमेरिका व ब्रिटेन की बेचैनी बढ़ाने वाली है। दोस्तों, दोनों देशों के पीएमओ के बीच लगभग 1 घंटे तक चली वार्तालाप और दोनों ही दोस्त अपने अपने देशों का विकसित करने के लिए सोच रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय करने पर फैसला सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति संदर्भ पर 10 दिन तक दलीलें सुनाई के बाद गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस संदर्भ में 19 अगस्त को सुनवाई शुरू करने वाले CJI BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत विक्रमनाथ, PS नरसिम्हा और AS चंदूरकर की संविधान पीठ ने अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणी की दलीलें पूरी होने के बाद मामले को पीठ द्वारा फैसले के लिए सुरक्षित रख लिया। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता संदर्भ का विरोध करने वाले राज्यों तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब और हिमाचल की दलीलों का विरोध कर दलीलें पूरी की। केरल व तमिलनाडु की ओर से पेश के रेणुगोपाल व कपिल सिब्बल ने राष्ट्रपति को संदर्भ का विरोध किया था। दोस्तों, अभी सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय करने का फैसला चल रहा है दोस्तों, और इसका क्या है असली मामला वो भी जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, मई में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 43(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शीर्ष अदालत से यह जानना चाहता था कि क्या राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करते समय राष्ट्रपति द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए न्यायिक आदेशों द्वारा समय सीमा निर्धारित की जा सकती है। 5 पृष्ठों के संदर्भ में राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को 14 प्रश्न पूछे थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।